दोस्तों नमस्कार। कोई अमृतसर से आया है, कोई भटिंडा से आया है, कोई फिरोजपुर से आया है, कोई गुरदासपुर से आया है, कोई मोहाली से आया है, कोई मोगा से आया है और यह फहरिस्त लंबी दर लंबी होती चली जाती है और इसके साथ गांव के नाम यानी पिंड के नाम भी जुड़ते चले जाते हैं। यानी पंजाब के किसानों की तादाद जो दिल्ली की सीमा पर, वह भी सिंधु बॉर्डर पर बैठी है, अगर उनके बीच आप 2 मिनट भी गुजारेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि पंजाब अपने इतिहास में जितनी उथल पुथल को समेटे रहा है और उन सब के बावजूद भी इस देश को बनाने में, इस देश के संघर्ष के साथ उसका जो जुड़ाव रहा है, उसकी बहुत सारी खुशबू को आप वहां पर महसूस कर सकते हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें पंजाब के किसानों के भीतर सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि इस देश के लिए संघर्ष करते नागरिकों की पहचान को समेटकर वह दिल्ली की उस सीमा पर बैठा हुआ है जहां बातचीत के वक्त उनके जहन से यह बात निकल ही आती है कि 1947 में कभी दिल्ली में शरणार्थी बनकर भी आए थे और 1984 में जिस हालात में कत्लेआम दिल्ली में सिखों का हुआ वह भी कोई भूला नहीं है। और अब तो नीतियों के तहत अगर खत्म करने की कोशिश इस देश के किसानों को की जा रही है तो किसानी के अतिरिक्त पंजाब के भीतर बचता क्या है, यह तो बता दीजिए। यह ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब लुटियंस की दिल्ली में नहीं मिलेगा। यह ऐसे सवाल हैं जिनके भीतर का संताप, उनकी त्रासदी, उनके दर्द को आप सिर्फ लुटियंस की दिल्ली में बैठकर महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ जब आप बैठते हैं तो उन्हें बहुत कुछ याद आता है और वो बताने से कतराते भी नहीं हैं। एक शख्स इस बात की जानकारी देते हैं कि दिल्ली में ही तो किंग्सवे कैंप बना था जहां पर सबसे बड़ी तादाद में शरणार्थियों को रखा गया था। उस वक्त महात्मा गांधी भी वहां पर आए थे, नेहरू भी आए थे, सरदार पटेल भी आए थे और उसके बाद दिल्ली को जिस रूप में गढ़ा गया, दिल्ली की तमाम कॉलोनियां तो उसी के बाद बनी है और दिल्ली उसी के बाद बसा रचा है और दिल्ली तो सिखों की शिराओं में दौड़ता था 1984 से पहले तक। लेकिन 1984 की परिस्थितियों ने उसमें भी सेंध लगा दी और अब 2020 है। ध्यान दीजिए तो 37 साल 1947 के बाद 1984 तक और 1984 के बाद 2020 यानी 36 साल। कमोवेश अंतराल एक सरीखा है लेकिन दर्द बिल्कुल अलग तरीके से बिखरा हुआ है। जो जिक्र 1947 का करते हैं, जो जिक्र 1984 का करते हैं, जिस जिक्र को करना चाहते हैं 2020 में, पहली बार वह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उस कानून को देखना चाहते हैं जहां पर संविधान उसको अपने दायरे में लपेटे हुए हो और संविधान में मिले हक को सिख समुदाय चाहता है कि वह उसको एंजॉय कर सके, उसको यह महसूस हो सके कि उसके हक की लड़ाई इस देश के कानून और नियम कायदों के तहत भी लड़ी जाती है, संसद के जरिए भी बात कही जाती है। जिन बातों का हम आपको जिक्र करना चाह रहे हैं, जाहिर है उस वक्त 1947 में जब शरणार्थी कहा गया था सिखों को, जो बड़ी तादाद में आए थे, जिनकी सबसे ज्यादा बड़ी तादाद थी, उस समय उन्होंने कहा था हम शरणार्थी नहीं, हम पुरुषार्थी हैं। जी, यह 1947 का नारा है जो दिल्ली में लगा था जब नेहरू और सरदार पटेल वहां पर पहुंचे थे जायजा लेने के लिए कि उनकी स्थिति क्या है। और उसके बाद मीटिंग हुई और उसके बाद तय किया गया कि एक अलग से मंत्री को नियुक्त किया जाए जो कि इन शरणार्थियों को कहीं ना कहीं जो विस्थापित होकर पहुंचे हैं उनके लिए कॉलोनी और घर को बनाया जा सके। और इस फहरिस्त में बहुत सारी जानकारियां इनके बीच बैठकर आपको मिल सकती है, क्योंकि वो जानकारी देने से हिचकते नहीं है कि दिल्ली में जो कॉलोनियां बनी वो राष्ट्रीय नेताओं के तौर पर उस वक्त जब बनाई जा रही थी तो फिर जो उस वक्त जो शरणार्थियों के बीच के भी जो छिटपुट अगुवाई करने वाले कुछ नेता थे उनसे संवाद कायम करके बन रहा था। मसलन लक्ष्मी नगर लक्ष्मीबाई के नाम पर था, दादा भाई नेरोजी के नाम पर नेरोजी नगर दिल्ली का बना, पटेल नगर सरदार पटेल के नाम पर पटेल नगर बना, सरोजिनी नगर सरोजिनी नायडू के नाम पर सरोजिनी नगर बना, रंजीत नगर रंजीत सिंह, कौन भूल सकता है पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह को। ये सारी चीजें उस दौर में किस तरह से गढ़ी गई ये हर जहन में है। लेकिन जिक्र तो किसानों का हो रहा है, जिक्र तो उन 3 कानूनों का हो रहा है, जिक्र तो मंडियों को बचाने का है, जिक्र एमएसपी की लड़ाई का है, जिक्र कॉरपोरेट के कब्जे में नहीं जाने का है। और इन जिक्र के बीच
जब आप पतली पतली रेखाओं को पकड़ते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं तो जिन बातों का जिक्र निकल कर आया वो वाकई इस बात का एहसास कराता है। हर किसी को पता है, किसी भी बुजुर्ग किसान के साथ सिंधु बॉर्डर पर जब आप बैठते हैं तो वो जिक्र करता है उस समय तो हम लोग वहां से आए थे, इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि दिल्ली तो पट गई थी और 3 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को किंग्सवे कैंप में रखा गया था। 3 बड़े बड़े कैंप बनाए गए थे और जिन जगहों को से लेकर दिल्ली की रचना रची गई और किया गया उसमें उनकी जानकारी है कि लगभग 72,59,000 शरणार्थी उस वक्त जो पाकिस्तान अब है उस पार से इस पार पहुंचे थे। करीब इतनी ही तादाद में यहां से मुसलमान भी गए थे। लेकिन एक दूसरा सच यह भी है कि पंजाब की जनसंख्या एक झटके में जो 32% मुसलमान थे वह 0.8% पर 1951 के सेंसस में आ गए थे। यानी 41 में उनकी तादाद 32% थी मुस्लिमों की पंजाब में, जो कि 0.8% पे आ गए और आज भी वहां पर 2% से ज्यादा मुस्लिम नहीं है पंजाब के भीतर में। लेकिन उस दौर की यात्रा को समझने के लिए हमें लगता है कि सिंधु बॉर्डर पर बैठे कुछ और बुजुर्गों को टटोलने की जरूरत बार बार होती है और उनके बीच जब आप संवाद बनाते हैं तो वो संवाद आपके हृदय के भीतर बसते चले जाएंगे, क्योंकि जिक्र इस बात का नहीं है कि कितनी बड़ी तादाद में वहां से लोग आए, इस बात का जिक्र है कि कहां कहां से आए। बताते हैं लाहौर से आए, रावलपिंडी से आए, सियालकोट से आए, शाहपुर से आए, गुजरांवाला से आए, पेशावर से आए, लायलपुर से आए, मुल्तान से आए और तो और यह भी बताने की स्थिति में लोग आ जाते हैं कुछ पुराने कि हम इतनी बड़ी तादाद में आए थे। लाहौर से 17% आबादी शिफ्ट हुई थी। सबसे ज़्यादा रावलपिंडी, सबसे रकम थी रावलपिंडी की 8%, तो शाहपुर, गुजरांवाला और लायलपुर ऐसी जगह थी जहां से 50% से ज़्यादा सिख हिंदू आ गए थे इस पार। लेकिन उथल पुथल का जिक्र इसलिए क्योंकि इनके भीतर बहुत सारा दर्द समेटे हुए हैं और ये बार बार घबराते हैं और मौजूदा वक्त में ना चाहते हुए भी दिल्ली का जिक्र 1984 का जिक्र करते हैं जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उस वक्त क्या हुआ था और किस तरीके से हुआ था। दिल्ली ही तो ग्राउंड जीरो बना था। 2,500 से ज्यादा सिखों का कत्लेआम कैसे कोई भूल सकता है, नहीं भूल सकता है। लेकिन ये दो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, लेकिन पीढ़ियां दर पीढ़ियां चीजें जो चली आ रही है वो पंजाब के भीतर का एक दर्द है। उस दर्द को समेटे हुए वह किसान है जो इस देश का पेट भरता है, जिसने इस देश के भीतर में अगर हरित क्रांति दी तो उस हरित क्रांति को उपयोग में लाने के लिए जो फर्टिलाइजर यूज किया गया, जो केमिकल यूज किया गया, उससे कितनी बड़ी तादाद में पंजाब के भीतर लोगों को कैंसर हुआ, वहां का पानी दूषित हो गया, यह भी कोई नहीं भूलता है। वहां तो बाकायदा कैंसर एक्सप्रेस भी चलती है जो कैंसर अस्पताल तक ले जा सकती है। यह भी एक अनूठा सच है, पंजाब का सच है। उस पंजाब को दिल्ली के दरवाजे पर बैठकर इस बात की आग्रह करना पड़ रहा है कि हमारे लिए न्याय करो, हमारी तरफ देखो। और सरकार अपने तौर पर बार बार जिन प्रस्ताव को रख रही है वो प्रस्ताव इसलिए किसानों को डरा देते हैं क्योंकि किसान हर चीज से वाकिफ है। वो अपने गांव में देख रहा है किसके गोडाउन खुल रहे हैं, किसकी रिटेल सेक्टर की दुकान खुल रही है, कहां पर अनाज उसको ले जाने के लिए कौन कौन से कॉरपोरेट और उनके बिजनेस पर्सन आ रहे हैं, वो देख रहा है। उसका पूरा डाटा हम आपको जरा एक जानकारी देते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पंजाब के किसानों के भीतर का जो दर्द है वो सिर्फ किसानी तक नहीं है, उनके भीतर उस बात को आक्रोश लेकर है कि उन्होंने तो अपनी जिंदगी हिंदुस्तान को सींचने और बढ़ाने में लगा दी है और हमने तो हमेशा सीमा पर तैनात रहकर इस देश को बचाने का ही सामना किया। लेकिन इस देश के भीतर में अभी तक जो अंबानी और अंडानी का जिक्र किसान कर रहे हैं, उनसे जब जिक्र कीजिएगा तो एक शख्स ने हमें पूरी वॉलमार्ट की लिस्ट थमा दी। वॉलमार्ट अमेरिकी कंपनी है जो वेयरहाउस बनाती है, वेयरहाउस यानी जो गोडाउन्स होते हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि भारत के भीतर में 27 वेयरहाउस काम कर रहे हैं। पंजाब में भी 5 है, सबसे ज़्यादा पंजाब में ही वॉलमार्ट के गोदाम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है 4 है, तेलंगाना में 4 है, आंध्र प्रदेश में 5 है, मध्य प्रदेश में 4 है, महाराष्ट्र में 2 है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ भी 1-1, 2-2 खुले हुए हैं। पंजाब के बारे में जब हमने उनसे जानना चाहा कि पंजाब में वॉलमार्ट कहाँ कहाँ है तो उन्होंने खुद ही जानकारी दी कि अमृतसर चले जाइए, जो जालंधर हाईवे है वहाँ पर वॉलमार्ट का आपको गोडाउन मिल जाएगा। जालंधर में जाइएगा तो वहाँ जीटी रोड पर मिल जाएगा। लुधियाना जाइएगा तो वहाँ पर एक फोर्टिस अस्पताल है, उसके बगल में वॉलमार्ट का एक
बड़ा शानदार सा गोडाउन बना हुआ है। जिकरपुर जाइएगा तो चंडीगढ़ अंबाला रोड पर आपको मिल जाएगा, भटिंडा जाइएगा तो नथाना में मिल जाएगा। ये सारे वॉलमार्ट के, सिर्फ वॉलमार्ट का जिक्र है जो कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। इन कंपनियों को जब भारत लाया जा रहा है, और कल ही वॉलमार्ट के सीईओ ने जानकारी दी कि 2027 तक वो जो एक्सपोर्ट करेंगे भारत से लेकर माल, वो तकरीबन कई गुना ज़्यादा होगा। यानी लगभग अभी के जो बिजनेस है उसमें 10 गुना की बढ़ोतरी हो जाएगी 2027 तक, 7 साल में। इतना लाभ किसानों को नहीं होगा, लेकिन एक अमेरिकन कंपनी उठकर आएगी और भारत में गोडाउन बनाएगी और खुले तौर पर वह इस देश के किसी भी आर्थिक मंच पर भाषण देती है, जैसा कल भाषण दिया गया कि हम 10 गुना एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। वो एक्सपोर्ट कहां से होगा? वो इन किसानों। लेकिन क्या एक्सपोर्ट का लाभ इनको मिल पाएगा? ये सवाल है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि वॉलमार्ट दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनी है जो कि गोडाउन्स बनाती है, वेयरहाउस बनाती है और इस तरीके से माल को वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाती है। अबानी अंडानी उसके बाद आते हैं, अंबानी और अडानी। अगर उनकी फहरिस्त भी जानना चाहते हैं तो इनका भी लाभ कम नहीं है। लाभ कभी वॉलमार्ट ने अमेरिकी किसानों को जब लाभ नहीं दिया तो भारत के भीतर में अंबानी और अडानी किसानों को लाभ कैसे दे देंगे, या XYZ आके कैसे दे देगा? क्योंकि उसकी भी परिस्थिति बहुत साफ तौर पर, जो जानकारी हमने अपने तौर पर हासिल करनी चाहिए कि आखिर वो कौन सी स्थिति है जिसमें वॉलमार्ट इतनी लगातार चीज़ों को बढ़ता चला जा रहा है। तो पता चला वॉलमार्ट दुनिया के लगभग 22 देशों में अपने आप को फैला चुका और वहाँ के किसानी के प्रोडक्ट को ही वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बेचता सेल करता है। अंबानी की स्थिति भी कुछ खराब नहीं है भारत के भीतर में। वो रिटेल सेक्टर में आ गए और रिटेल सेक्टर में भी जब आप ग्रोसरी का जिक्र करते हैं, ग्रोसरी में फल आता है, सब्जियां आती हैं, अनाज भी आता है। इन सब को लेकर सोचिए, लॉकडाउन की स्थिति में रिलायंस रिटेल नेट प्रॉफिट जो था अप्रैल से जून के बीच में 431 करोड़ का था। किसानों को, किसी भी राज्य के किसानों को क्या इतना लाभ एक मुश्त हो सकता है? संभव नहीं है। पूरे राज्य के, इवन पंजाब के किसानों को, सारे किसानों को जोड़ दीजिए, उनकी आय को जोड़ दीजिए, फिर भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। रिटेल सेक्टर खोल लिया, अपने आप को लाभ मिल गया। उसका जरा एक डाटा देखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि पिछले साल तक का डाटा जो अंबानीज के रिटेल का है वो लगभग 11,784 रिटेल स्टोर्स उनके देश भर में है। 7,000 शहरों में फैला हुआ है ये। और इनका जो अपना, इन्होंने हाल में किशोर बियानी जो फ्यूचर ग्रुप का चलाते थे, उनसे भी इन्होंने लगभग 24,713 करोड़ में ले लिया है। उनके भी शोरूम अब इनके शोरूम हो गए। इस तरीके से बिग बाजार भी इनके अंडर में आ गया। जो भी तमाम फ्यूचर कंज्यूमर चेन है वो अभी इनके हिस्से में आ रही है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि रिटेल रेवेन्यू जो ऊपर बढ़ा है अंबानीज का, वह 24.8% बढ़ा है, यानी 1,62,936 करोड़। किसका बढ़ा है? जो प्रोडक्शन नहीं देता है, जो खेती नहीं करता है, जो किसानी नहीं करता है, उन मालों को रख के उसको बेचने की स्थिति में जो आता है उसका बढ़ा है। अब आप सोचिए कितना डिफरेंस है। किसान को जो कमाई होती है और जो उस माल को उठा के अपने यहां रख लेता है उसकी जो कमाई होती है, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। इतना ही नहीं, खुद ब खुद जानकारी दे रहे हैं रिलायंस वाले कि हर दिन हमारे 8 स्टोर खुलते रहे पिछले बरस 2019 में, जो कि 3,000 स्टोर्स खुल गए। 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें खुल गया और इसको हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और जो इनके यहाँ से अनाज बिका, पता नहीं कोई किसान कितना अनाज बेच पाता है, लेकिन 2019-20 में रिलायंस के रिटेल सेक्टर में जो अनाज बिका वो 6,40,000 लाख टन, 6,40,000 टन जो सिर्फ अनाज था उसको इन्होंने सेल किया। उसमें फल सब्जी को भी जोड़ लीजिए। यह स्थिति इनकी अपनी है रिलायंस की। इसके पैरेलल में जब आते हैं रिटेल सेक्टर के बाद, फिर आइए वॉलमार्ट को याद कीजिए और उसके तुरंत बाद आप अडानी को याद कीजिए। अडानी को इसलिए याद कीजिए क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में देश भर में उनके गोडाउन्स काम कर रहे हैं, उनको कितना लाभ हो रहा है और उस लाभ की स्थिति में राज्य सरकारों की भूमिका क्या होती है। मसलन जो पिछले दिनों की बात है, 7 मई 2020 को एक सामने आया डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा के जरिए कि उन्होंने पानीपत में एक जगह पर जमीन दे दी है लगभग 9 हेक्टेयर की। 9 हेक्टेयर का मतलब 22.5 एकड़ की जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको इन्होंने कन्वर्ट कराने का पैसा दिया लगभग 27 लाख रुपए, और उसके बाद उसको कन्वर्ट हो गया और वो अडानीज को दे दिया गया। अब आप यहाँ पे बड़ा शानदार गोडाउन बना लीजिए।
ये नथुना गांव है, कोई सराना तहसील है पानीपत की, वहाँ पर ये गोडाउन बनाया जा रहा है और इसको जारी कर दिया गया, उनको दे दी गई ये सारी सुविधा। किस सरकार की ज़मीन, सरकार को क्या मिला? सरकार को 27 लाख रुपए मिले, सिर्फ और सिर्फ जो कन्वर्जन था, उसके बाद का पेमेंट कोई नहीं हुआ। और ये एक परिस्थिति है कि क्या किसानों को इस तरह से ज़मीन नहीं दी जा सकती? और इस देश के हर उस हिस्से में जहां आप सोच सकते हैं, वॉलमार्ट का और अडानी का, दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपके जहन में एक बात और आएगी, क्या वाकई इस देश के भीतर में जहां जहां अनाज होता है वहीं वहीं गोडाउन खोले जाते हैं? अडानीज ने कटिहार में खोला, दाहोद में खोला, कोटलापुरा में, बोरीवली में, दरभंगा में, कन्नौज में, धामरोहा में, इन जगहों पर खोला है। और फिलहाल जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं उसमें पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, लगभग 6 लाख मीट्रिक टन यह स्थिति है इन जगहों पर गोडाउन्स जो बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 लाख मीट्रिक टन का अलग से गोडाउन बनाया गया है, जिसका समझौता ही राज्य सरकार के साथ कर लिया गया, शिवराज सिंह चौहान के साथ। और राज्य सरकार टैक्स पेयर का पैसा अडानी के इनको देती है कि आपने जनता द्वारा उपजाए गए अनाज को अपने गोडाउन में रखा तो उसकी एवज में हम आपको इतना पैसा देते हैं, और ये जो पैसा वसूलते हैं उसके बदले कुछ इधर देते हैं। यह एक स्थिति अजीबोगरीब, यह एक चेक एंड बैलेंस की स्थिति स्टेट और कॉरपोरेट के बीच में है। और अब ये लगभग 4 लाख मीट्रिक टन बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में और खोलने वाले हैं। और ये जितने भी अडानीज के जो बेस डिपो हैं ये सारे नोटिफाइड हैं। इसी तरीके से वॉलमार्ट का अगर आप जिक्र कीजिएगा तो उसमें जैसे आगरा में है, लखनऊ में है, मेरठ में है, रायपुर में है, औरंगाबाद में है, हैदराबाद में है, करीमनगर में है, कोटा में है, भोपाल में है, इंदौर में है, निजामाबाद में है, देश के हर उस हिस्से में, गुंटूर में है, राजामुंद्री में है, तिरुपति में है, कुरनूल, यानी अमेरिकी कंपनी तक की चीज़ें फैल गई है आगे। इसीलिए जब आप इन किसानों के बीच बैठेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसान चीज़ों को नहीं जानता है, वो चीज़ों को समझ रहा है। सवाल यह है कि सरकार ये क्यों मान रही है कि किसान इन चीज़ों को नहीं जानता होगा। उसके भीतर का दर्द सिर्फ इतना भर नहीं है, वह इस बात से घबरा रहा है कि आने वाले वक्त में जो अगली पीढ़ी होगी वह खेती भी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़मीन लगातार छोटी हुई है। और ज़मीन जब छोटी होती चली जाती है तो उसका हश्र क्या होता है, यह बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में देखा जा सकता है, जहां एक व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर भी नहीं है, उससे भी कम की स्थिति में है। कई जगहों तो 1 एकड़ की स्थिति है, खासतौर से बिहार और पश्चिम बंगाल का जिक्र करेंगे तो उनके हर किसान के पास एवरेज 1 एकड़ से कम की स्थिति है। तो वह उगाएगा क्या और संघर्ष क्या करेगा? पंजाब का किसान संघर्ष करने इसलिए निकल पड़ा क्योंकि एवरेज जमीन उनके पास फिर भी 3.6 हेक्टेयर की है। तो जो किसान थे और जिस रूप में किसान थे, और जब हम जिलों का जिक्र आपसे कर रहे थे, उसके बावजूद भी हर जिले से पंजाब के किसान यहां तक पहुंचे हैं। और इनके भीतर का दर्द इसलिए बार बार डराता है क्योंकि जो एहसास ये समेटे हुए हैं उसमें इनको लगता है कि जिस दिल्ली में हम लोग एक वक्त शरणार्थी बनकर आए थे, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए, उस दिल्ली की चौखट पर बैठकर हम यहाँ की अपनी सत्ता से कुछ वैसा ही गुहार लगा रहे हैं जो एक वक्त माउंटबेटन को लेकर कहा जा रहा था कि वह कम से कम शरणार्थियों के बारे में कुछ फैसले तो ले लेते जो इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग इस पार से उस पार 1947 में हुए थे। 5 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई थी। 1947 में अगर 5 लाख की हत्याएं हुई थी तो यहाँ आते आते दिल्ली जैसी जगह में 2,500 से ज़्यादा का कत्लेआम 1984 में देखा गया। लेकिन अब समूचे पंजाब के किसानों का दर्द है। सवाल है कि किसानों के दर्द और पंजाब के भीतर की उथल पुथल भरी समझ और उस जिस जमीन पर अटके हुए हैं उसको लेकर कोई राजनीतिकरण तो नहीं हो जाएगा, या फिर राजनीति का लाभ उठाते हुए कोई गलत दिशा में तो नहीं ले जाएगा, जिसका अंदेशा बार बार हर कोई कर रहा है। या फिर किस देश के भीतर में एकजुटता एक नए तरीके से निकल कर आएगी जो बताएगी कि इस देश को जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने गढ़ा है, कम से कम उनके साथ तो ईमानदारी बरती जाए। आज हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आज ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने एक बात कही ममता बनर्जी को लेकर। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने क्या कहा पहले उसको सुनिए। उन्होंने कहा, मैडम भारत एक है, भारत की आत्मा और नागरिकता एक है। यह जो खतरनाक खेल है कि कौन बाहरी है और कौन अंदरूनी, आप इसको त्याग दीजिए। आपने संविधान के तहत काम करने की शपथ ली है। अगर
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी हो जाए, गुजरात के भी हो जाए, हर जगह के हो जाए, और राज्यपाल इस भूमिका में आ जाए और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इस भूमिका में आ जाए कि संविधान ने जो अधिकार नागरिकों को दिए हुए हैं उस अधिकार की रक्षा करने के लिए हमारा भी कुछ दायित्व है, तो हम केंद्र सरकार को भी नोटिस भेज सकते हैं। अगर इस भूमिका में सभी आ जाएं तो फिर इस देश को कौन बिगाड़ सकता है? और देश को सियासत कुछ भी कर ले, वो कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन मुश्किल तब होती है जब खुद पर चोट आती है तो खुद जागते हैं, दूसरे पे चोट करते वक्त यह एहसास नहीं होता है कि यह गलत कर रहे हैं। यह हर जगह कमोवेश इस देश के भीतर अगर ऐसी स्थिति आ गई तो मतलब यह है कि जिसके हाथ में ताकत है उसी का कानून चलेगा। यह स्थिति आ जाएगी और यह स्थिति एक ऐसी अराजकता की परिस्थितियों में ढकेल देती है जहां पे नियम कायदे कानून मायने नहीं रखते हैं, जहां पे 2 जून की रोटी और जिंदगी की त्रासदी भी कोई मायने नहीं रखेगी। और शायद यही वो परिस्थिति है जिस बात का जिक्र जगदीप धनखड़ साहब के बारे में जानकारी दें। पहले ये जनता दल में थे, 1989 में जनता दल की टिकट पे राजस्थान के झुंझुनू से जीत कर आए थे। फिर 91 2 साल ही रह पाए थे, फिर 91 में फिर इलेक्शन हो गया था, तब ये चुनाव नहीं जीत पाए थे। और जनता दल के बाद से बीजेपी में आए और बीजेपी में जो कुछ हुआ, जिस तरह से हमला हुआ कल, जाहिर है उसकी भर्त्सना होगी, भर्त्सना करनी चाहिए। लेकिन इस देश के भीतर में जिस तरीके से कौन बाहरी है कौन अंदरूनी है, जो देश के भीतर है वो बाहर चला जाए, एक ऐसी परिस्थितियां बना दी गई और उसको एक कानूनी तो नहीं कहिए लेकिन सत्ता का नैतिक दबाव भी मत कहिए, सत्ता द्वारा नैतिक मान्यता तो दे दी जाती है इस तरह की अराजक सोच को। वह इस देश में कानून की तरह काम करने लगती है और थानेदार हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जस्टिस क्यों ना हो, वह उसके फैसले उसी रूप में नजर आने लगते हैं। लगता है ये सत्तानुकूल है और ये परिस्थितियां आ गई हैं। इसीलिए जब आप किसानों के बीच सिंधु बॉर्डर पे जाएं तो वहां पर लंगर नहीं देखें, वहाँ पर पीने पानी की क्या व्यवस्था है, पानी पीने की क्या व्यवस्था है, ये मत देखें। वहाँ पर कपड़े धोने के लिए मशीन ले आई गई है, यह भी मत देखिए। यह भी मत देखिए कि वहाँ पर किस तरीके से गुरुद्वारा भी बना दिया गया। यह देखिए कि उनके भीतर जो हिंदुस्तान बसा हुआ है, जो भारत बसा हुआ है, और जिस संघर्ष को 1947 से पंजाब लगातार झेलता हुआ आया है, उस दर्द को समेटे वो एक किसान, जो सबसे पहली और न्यूनतम जरूरत थी इस देश की भी और शायद पंजाब के लोगों की भी, किसानी से ही यह देश आगे बढ़ा है। भारत नदियों का देश है। पंचाली कहां से आई थी? 5 नदियों से निकलकर नाम पड़ा था। आप इतिहास में जाइएगा, सांस्कृतिक मूल्यों के तहत जाइएगा, या फिर इस देश के आप सत्ता से हटकर आप सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ इस देश की धार्मिक मान्यताओं को भी टटोलिएगा, तो भी आपके जहन में यह सवाल आएगा। और संयोग ऐसा है कि आज एक तरफ बंगाल है, दूसरी तरफ पंजाब है, दोनों ने विभाजन के दर्द को बाखूबी भोगा है। और अगर 1947 में एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान था और इधर पाकिस्तान जो बन रहा था, उसको दर्द को पंजाब और बंगाल ने भोगा, तो फिर 1984 का दर्द अगर पंजाब समेटे हुए है तो 1971 में जब बांग्लादेश बना था उसे भी बंगाल ने देखा है, बहुत बारीकी से देखा है, समझा है इस बात को। इसीलिए इस देश को बचाने की लड़ाई कैसे लड़ी जाए और इस देश को अपने भीतर समाहित कर कर अपने लिए न्याय की गुहार करना, 2 जून की रोटी भविष्य के लिए व्यवस्था करना, और शायद इस देश को समृद्ध बनाने के लिए जो सिस्टम काम करना चाहिए वह उस बाजार पर निर्भर होगा जो बाजार सिर्फ पैसे वालों का होगा, या फिर इस देश में जो उत्पादन से जुड़ा है, जो मेहनत मशक्कत करता है, इस देश को बनाने की दिशा में अपना जीवन तिरोहित कर देता है, वैसे लोगों के जरिए देश बनेगा। पूंजी से बढ़ेगा तो कल कोई दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, या इस देश के भीतर से ईस्ट इंडिया कंपनी कुकुरमुत्ते की तरह लगातार निकल रही है, निकल ही रही है, वो तब्दील हो जाएगी। इसीलिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 का जब पहला विद्रोह हुआ भारत के भीतर में, गदर कहिए, युद्ध कहिए, जो पहली बार हुआ, और उसके बाद जब ब्रिटिश सत्ता ने संभाला तो ब्रिटिश सत्ता ने एक वाइट पेपर निकाला था। उस वाइट पेपर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस रूप में गलत काम किया उसका एक कच्चा चिट्ठा था। उस कच्चे चिट्ठे को इतिहास की किताबों में वो दर्ज है, मौका मिले तो जरूर पढ़िए, और तब आप समझ पाएंगे कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर में कॉरपोरेट्स की भूमिका राजनीतिक सत्ता से मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा विभत्स स्थिति में इस देश को लगातार लिए जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।